हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में ही। हमारा जो नया चैप्टर होगा वो होगा हमारा मतलब कुछ विदेशी आक्रमणों की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में जो नया चैप्टर है वो आता है मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो इस चैप्टर का आज हम बाकायदा अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड यार किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न बनता है तो इस क्लास को अटेंड करने के पश्चात वो प्रश्न हमारा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास जितनी भी सारी हो चुकी हैं उनको आप सहजता पूर्वक अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मौर्य मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, यानी क्या चैप्टर पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं एंड उसके बाद बढ़ते हैं। हम क्या देखा था हम लोगों ने कि मगध का उत्कर्ष नामक चैप्टर हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें यार क्या होता है कि कुछ हमारे वंश आते हैं, यानी मगध का यानी जब राजनीतिक स्थिति हमारी बदलती है तो कुछ हमारे वंश आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्यक वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्यक वंश बोलते हैं। हर्यक वंश के बाद हमारा आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश एंड इसके पश्चात हमारा आता है नंद वंश एंड नंद वंश के पश्चात क्या आता है, हमारा आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश। तो इसमें से यार हम लोगों ने हर्यक वंश का अध्ययन भी किया, शिशुनाग वंश का भी अध्ययन किया एंड इसी के पश्चात में हम लोगों ने नंद वंश का अध्ययन बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया। ठीक है, एंड उस समय मैंने ये भी बोला था कि हम लोग मौर्य वंश का अध्ययन एक नए चैप्टर के रूप में करेंगे, तो वहां पे हम लोगों ने मौर्य वंश का अध्ययन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि यार जब ये नंद वंश हमारा समाप्त होता है तो हमारा मतलब यहीं पे यानी नंद वंश की समाप्ति के बाद में ही हमारा ये आक्रमण होता है विदेशियों का। इस कारणवश मैंने इस चैप्टर को क्या किया, नहीं मतलब इसका अध्ययन हम लोगों ने नहीं किया मौर्य वंश का। इसके पश्चात में यानी मौर्य आक्रमण विदेशी आक्रमणों के पश्चात में हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी की चर्चा आज हम करेंगे कि नंद वंश की समाप्ति के बाद में कुछ हमारे विदेशी आक्रमण होते हैं इंडिया पे जो कि पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को क्या कर देते हैं, बदल करके रख देते हैं। एंड जब ये हमारा विदेशी आक्रमण होता है तो इसके पश्चात यानी इसकी समाप्ति के पश्चात में उसके बाद मतलब हमारा आता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो इन्हीं विदेशी आक्रमणों की बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी में कि जब हमारा ये शुरू से ही हम लोग यार पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल जैसे ही हमारा समाप्त होता है तो कुछ हमारे जनपद, महाजनपद एंड उसके पश्चात में धर्म में परिवर्तन, जिस कारणवश समाज में नए नए धर्म उभर करके आते हैं जिनको हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं एंड उसके पश्चात में राजनीतिक परिवर्तन हमारा समाज में देखने के लिए मिलता है, जिसमें से हमारा मगध जो था वो 16 महाजनपदों में क्या होता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में उभर करके सामने आता है। और इसी क्रम में यानी 16 महाजनपदों के क्रम में ये जो मगध था ये सबसे शक्तिशाली था। और इसी क्रम में यार क्या होता है कि मगध की पूरी राजनीतिक व्यवस्था क्या हो जाती है, यानी बदल जाती है
और मगध एक विशाल महाजनपद के तौर पे देखा गया या जाना गया। ठीक है, तो इसी क्रम में यानी इतना सारा सिस्टम जब चल रहा होता है तो इसी मगध के उत्कर्ष के क्रम में कुछ हमारे विदेशी आक्रमण होते हैं। अब यार वो विदेशी आक्रमण कैसे होते हैं, तो हम लोग पहले इंडिया का मैप देखते हैं, यानी थोड़ी सी बात हम इंडिया के मैप की करते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, थोड़ा सा समझते ही हैं। तो एक तरफ इसमें से हम लोग ये भी देखते हैं कि विदेशी आक्रमण जो हमारे होते हैं वो क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय यानी मगध में बिहार वाले क्षेत्र में, जिसको हम लोग मगध के नाम से जानते थे प्राचीन काल में, वो आधुनिक तौर पे आज बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, तो बिहार वाले क्षेत्र में मगध जो था वो तो था ही, धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा था। तो ये जो हमारा पश्चिमोत्तर वाला भाग है, कौन सा, यानी भारत का जो भी हमारे उत्तर पश्चिम वाला भाग है, ये यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी हमारा मतलब उस तरीके का शासक नहीं था। यानी यहाँ पे एक तरीके से बोले तो अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। अराजकता से तात्पर्य ये है कि मतलब कोई भी मजबूत शासक नहीं था कि या कोई बड़ा शासक नहीं था जो कि इस क्षेत्र को पूरा क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, और ये जो इंडिया का मैप था ये पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया तक था। ठीक है, आज जो इसको ये नया मैप हम लोग देखते हैं ये इंडिया का नया मैप है। बाकी प्राचीन काल के अगर मैप की बात करेंगे तो वो यार पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र तक इंडिया हमारा क्या था, विस्तृत था। ठीक है, तो यार यहाँ पे अराजकता की स्थिति इसी कारणवश बनी थी कि यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में हमारे क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे राजा यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं, उतने शक्तिशाली शासक यहाँ पे शासन नहीं कर रहे होते हैं, जिस कारणवश जो भी हमारे विदेशी थे, यानी इस तरफ हमारा क्या है, इस तरफ पहाड़ियां पड़ जाती हैं, पर्वत वगैरह पड़ जाते हैं, और इधर साइड में हमारा ये जलीय क्षेत्र पड़ जाता है। तो कोई भी जो हमारा मतलब एक तरीके से बोले कोई भी आक्रमणकारी हमारा ना ही इधर से आक्रमण कर सकता है इंडिया पे और ना ही इधर से आक्रमण कर सकता है, वो केवल और केवल आक्रमण कर सकता है तो ये उत्तर पश्चिम वाले एरिया से ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि यार इधर से ही हमारा ये क्षेत्र छूटता है, बाकी इस तरफ से नहीं छूटता। क्योंकि प्राचीन काल में किसी ऐसे शासक के पास में कोई ऐसी तकनीक नहीं थी प्राचीन काल में जो कि पहाड़ियों को पार कर सके, और किसी भी शासक के पास में ऐसी यार व्यवस्था भी नहीं थी कि वो मतलब जलीय क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र में जाकर के या इंडिया में क्या कर सके, आक्रमण कर सके। और अगर करना भी होगा जल वाले क्षेत्र से तो वो कैसे करेगा, उसके पास में नौसेना अर्थात जिसको हम लोग नेवी बोलते हैं, नेवी सिस्टम उसका यार भरपूर मजबूत होगा, तभी वो इस समुद्री मार्ग से इंडिया पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो इस मतलब इस तरीके से यही हमारा एक क्षेत्र बचता है जिससे इंडिया पे आक्रमण क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हमारे यार कुछ विदेशी आक्रमणकारी इसी उत्तर पश्चिम वाले एरिया से इंडिया में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं या प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। वो कौन कौन से विदेशी थे, तो एक हमारा था ईरान और एक था यूनान। आप लोग मैपिंग जरूर करोगे, मैप में एक बार देख लीजिएगा ईरान और यूनान कहां पे पड़ता है। तो हम लोग अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जस्ट पीछे हमारा क्या पड़ जाता है, ईरान पड़ता है, एंड जस्ट उसी के पीछे क्या पड़ता है, यूनान पड़ता है। तो यही दो हमारे विदेशी आक्रमण इंडिया में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रमुख आक्रमण होते हैं, दो प्रमुख विदेशी आक्रमण होते हैं, विदेशी
आक्रमण होते हैं। और ये चीजें याद रखना कि इंडिया में ये पहला विदेशी आक्रमण था, यानी इससे पहले अभी तक कोई भी बाहरी शासक या बाहरी साम्राज्य के लोग इंडिया पे क्या नहीं करते, अटैक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पहला आक्रमण था विदेशियों का। दो प्रमुख आक्रमण होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग ईरान के नाम से जानते हैं, यानी ईरानियों का आक्रमण, एंड दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनानियों का आक्रमण बोलते हैं। यानी ईरान और यूनान ये दो ऐसे क्षेत्र थे या विदेशी क्षेत्र थे जिन्होंने इंडिया पे क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो इसी में हम लोग अब ये बात करते हैं कि मगध का जब हमारा समाप्ति होती है, मगध के उत्कर्ष नामक चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो मगध का जैसे ही यानी धीरे धीरे उत्कर्ष होता है, तो नंद वंश का हमारा एक लास्ट शासक था, अंतिम शासक था, जिसको घनानंद के नाम से बोलते हैं। तो इस समय मतलब भारत पे जो हमारा शासन कर रहा होता है वो यार कर रहा होता है घनानंद। तो घनानंद के शासन काल में ही ये दो प्रमुख युद्ध हमारे देखने के लिए मिल जाते हैं, ईरान और यूनान का। इसी में हम लोग सिकंदर का अटैक भी पढ़ेंगे, जो कि सिकंदर एक क्या था, यूनानी शासक के तौर पे भी जाना जाता था। और इसी क्रम में यार उत्तर पश्चिम से ही जितने भी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते हैं वो यार सब उत्तर पश्चिम से ही करते हैं, चाहे वो ईरान हो, यूनान हो, या आगे चल के हम लोग यार अध्ययन करेंगे मिडिवल हिस्ट्री का, यानी मध्यकालीन भारत का अगर इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यार जो मुगलिया सल्तनत थी वो मुगलिया सल्तनत भी हमारी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो इस बात को भी हमें याद रखना है। इसी में हम लोग बात करते हैं, जो सर्वप्रथम बात करेंगे, जो सबसे पहला हमारा आक्रमण होता है भारत पर, वो होता है ईरानियों का आक्रमण। एंड उसके पश्चात में एक क्लास हम और अटेंड करेंगे जिसमें हम अलग से बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे यूनानियों का आक्रमण। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पूरी तरीके से ईरानियों के आक्रमण की, कि वो इंडिया में कैसे आते हैं और कौन कौन से ऐसे शासक थे जो भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ईरानियों के आक्रमण की। देखते हैं इसी में ईरानियों का आक्रमण या ईरानी आक्रमण की बात करते हैं। यह एक प्रकार का क्या था, विदेशी आक्रमण था। और ईरान वाले क्षेत्र में जो भी हमारा शासक था वहां पे सबसे पहले इसको ये भी हम याद रखेंगे कि यह भारत पर मतलब आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमण ये था, यानी भारत पर आक्रमण करने वाला ये ईरान के क्रम में ये पहला क्या था, पहला विदेशी आक्रमण था। ये पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में पहला विदेशी आक्रमण था ये। इस तथ्य को हमें क्या करना है, याद रखना है। और इसी ईरान के क्रम में ये पहला विदेशी आक्रमण था। और इसमें यार विदेशी आक्रमण के क्रम में क्या होता है कि हमारे इसी ईरान में एक वंश स्थापित होता है जिसको हम लोग हखमनी वंश के नाम से भी जानते हैं। हखमनी वंश, हखमनी वंश के नाम से जानते हैं, जो कि ईरान वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं और ईरान के क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं। कौन, हखमनी वंश के लोग। और इस हखमनी वंश का एक हमारा शासक था जिसने हखमनी वंश की स्थापना की थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइरस सेकंड के नाम से
जानते हैं ये साइरस सेकेंड जो था ये हकमनी वंश का कौन था, संस्थापक था, संस्थापक था ये किसका, ईरान के क्षेत्र में ये जो हमारा हकमनी वंश था, ठीक है। एंड इसी क्रम में इसने स्थापना तो कर दी, कब की स्थापना, तो इस हकमनी वंश की स्थापना होती कब है, तो 558 ईसा पूर्व से लेकर के, ईसा पूर्व से लेकर के 529 बीसी में यार ये हमारे इसकी स्थापना होती है। एंड यार ये जो साइरस सेकंड है ये 58 से लेकर के 29 बीसी के मध्य में ये हकमनी वंश पे अपना शासन या साम्राज्य क्या करता है, संभालता है या गद्दी पे बैठता है, या ईरान के क्षेत्र में हकमनी वंश के तौर पे साइरस सेकंड क्या करता है, सत्ता में बैठता है। एंड इसी के पश्चात में यार ये भी जानता था कि भारत पर हमको आक्रमण करना है, तो मतलब इसको कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं जिससे इसको ये पता लग जाता है कि भारत के उत्तर पश्चिम वाले भाग में कोई मजबूत शासक नहीं है, यानी छोटे छोटे राजा हैं, मैं उनसे आक्रमण करूंगा तो यार क्या होता है कि उनसे मैं मतलब एक तरीके से बोले तो पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं मतलब उनसे एक तरीके से बोले तो जीत दर्ज कर पाऊंगा, ठीक है। ये साइरस सेकंड का कहना था। तो इन्हीं सब चीजों का मतलब लाभ उठाते हुए ये साइरस सेकंड क्या करता है कि भारत के उत्तर पश्चिम वाले एरिया में अर्थात जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया था इस वाले क्षेत्र में ये आक्रमण करता है और फाइनली आक्रमण करता है, तो फाइनली ये आक्रमण करता है, तो लेकिन ये क्या होता है, असफल हो जाता है, यानी आक्रमण करता तो है साइरस सेकंड लेकिन असफल हो जाता है, यानी ये इसका आक्रमण क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये सफलतापूर्वक यहाँ पे नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है। इस क्रम में यार इसने अपना साम्राज्य विस्तार करने का तो प्रयास किया लेकिन इसका साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया इस उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, जिससे ये निराश होकर के वे उत्तर पश्चिम की जो सीमा प्रांत थी वहां से ये पुनः वापस ईरान वाले क्षेत्र में वापस लौट जाता है, ठीक है। और पुनः यह मतलब भारत पे आक्रमण करने की नहीं सोचता, तो ये लौट जाता है। एंड इसके पश्चात में एक हमारा शासक और आता है इसी हकमनी वंश का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग डेरियस प्रथम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, डेरियस, डेरियस प्रथम के नाम से जानते हैं। और ये जो डेरियस प्रथम था इसको इतिहासकारों ने या इतिहास में इसको क्या नाम दिया गया, इतिहासकारों ने इसको नाम दिया क्या, दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। तो इस नाम को याद रखना है कि डेरियस प्रथम का और किस नामों से जाना जाता है, इतिहासकारों के द्वारा या इतिहासकारों के मत के अनुसार डेरियस प्रथम को और किन नामों से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है, तो वो था हमारा दारा प्रथम के नाम से। तो ये जो हमारा दारा प्रथम था ये 516 ईस्वी पूर्व में आकर के क्या करता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र को या सीमा प्रांत पर आक्रमण करता है और फाइनली सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करता है। ये भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण करता है और फाइनली सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करता है। और यह विजय प्राप्त करने वाला ईरानियों में यानी ईरानी आक्रमण में सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित करने वाला भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में यह एक पहला शासक था। तो
तो इस तथ्य को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। और फाइनली अटैक कब करता है, तो मैंने पहले ही बोला 516 बीसी में ये भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पे आक्रमण करता है और सफलता प्राप्त करता है और अपना नियंत्रण स्थापित करता है। कहां पे स्थापित करता है, तो भारत का हमारे एक उत्तर पश्चिम वाला एरिया था जिसको हम लोग गांधार प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से, गांधार प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस गांधार प्रदेश में ये डेरियस प्रथम या दारा प्रथम क्या करता है, कब्जा करता है और अपनी सत्ता को फाइनली क्या करता है, स्थापित करता है या अपने नियंत्रण में इस गांधार प्रदेश को ले लेता है। ठीक है, और जब ये उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र अर्थात गांधार प्रदेश को मतलब अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो इस उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को जब ये लेता है तो ईरान के क्रम में ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र इसको अपना 20वां प्रांत बनाता है। क्यों 20वां प्रांत बनाता है? कौन बनाता है, डेरियस प्रथम। किसको बनाता है, गांधार प्रदेश को या उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को 20वां प्रांत बनाता है जीत दर्ज करने के पश्चात में। और इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो डेरियस प्रथम था यह एक ईरानी शासक था और इसके मतलब अंडर में एक तरीके से बोले तो इसके अंडर में उस समय कुल कितने 23 प्रांत आते थे। 23 प्रांत आते थे जिसमें से 20वां प्रांत इसने किसको बनाया, भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को इसने 20वां प्रांत बनाया। और इतना ही नहीं यार, जब ये इसको 20वां प्रांत बनाता है तो इस गांधार वाले क्षेत्र से या भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र से इसको काफी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, यानी मुद्राएं प्राप्त होती है। मुद्राएं कैसे प्राप्त होती हैं, क्योंकि शासन इसी का था और ईरान में इसने इसको 20वां प्रांत बना लिया तो यहाँ पे ये शासन सत्ता स्थापित कर लेता है और जब सत्ता स्थापित करता है तो यहीं से इसको सबसे ज्यादा मात्रा में मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ये बात भी हमको क्या करना है, याद रखना है। सार्वधिक मुद्राएं जो है इसको यहां से प्राप्त होती हैं, अर्थात धन की प्राप्ति इसको होती है। और इतना ही नहीं, ये जो धन की प्राप्ति होती है उत्तर पश्चिम को जब ये ईरान का 20वां प्रांत बनाता है तो इस 20वें प्रांत को बनाने के क्रम में ये क्या होता है कि इसको यहां से मुद्राएं प्राप्त तो होती हैं और कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई थी, तो 360 कितनी 360 टैलेंट की, ये हमको याद रखना है, टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं, टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं ये प्राप्त होती हैं। ये टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं क्या होती हैं, तो ये यार जो टैलेंट शब्द यूज किया गया है ये एक प्रकार का ईरानी मुद्रा है। ये क्या है, एक प्रकार की ईरानी मुद्रा है जिसको ये 20वें प्रांत के तौर पे दारा प्रथम या दारा प्रथम अपने नियंत्रण में लेता है। तो इसको 360 टैलेंट स्वर्ण की मुद्राएं इसको क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक है, एंड इसी क्रम में यार जब ये इसको इतनी मुद्राएं प्राप्त होती हैं, यह एक प्रकार की क्या है, ईरानी मुद्रा है, ईरानी मुद्रा है, इसको भी हमें याद रखना है। एंड इसी क्रम में ये जब इतना सारा कांड यहाँ पे होता है इंडिया में, तो यार इसी के पश्चात में कोई और विशेष प्रकार का शासक हमारे उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जो कि भारत पर आकर के आक्रमण करे। तो फाइनली क्या होता है कि ईरान में जो हकमनी वंश था उसमें यार अन्य जो उसके वंशज थे वो क्या होते हैं कि वो भी अपना नियंत्रण या अपना प्रभाव क्या करते हैं, भारत पर विस्तार करने का प्रयास करते हैं या अपने साम्राज्य का भारत तक में
विस्तार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस ईरानियों में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं हुआ या ऐसा कोई मतलब महान शासक नहीं हुआ जो कि इंडिया में आकर के आक्रमण करे और कब्जा करे या अपनी नियंत्रण को स्थापित कर सके। तो इस क्रम में कई ऐसे वंशज हुए हकमनी वंश के जिन्होंने करना तो चाहा नियंत्रण, लेकिन सफल नहीं हो सके। तो इसी क्रम में इसी डेरियस प्रथम के बाद में या उनके अन्य वंशजों के पश्चात में क्या होता है कि ये हकमनी वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। कहां से? ईरान से। और जाहिर सी बात है, जब ईरान से हकमनी वंश का पतन हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो उनकी जो नियंत्रण था या उनकी जो सत्ता थी वो भी यार भारत से भी उनका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो फाइनली यहीं से क्या होता है कि भारत में ईरानियों का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको ईरानी के आक्रमण से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, माइंड में सेट करके रखनी है। बात करते हैं इसी ईरानियों के मतलब संदर्भ में ही कि इनके आने से ये देखते हैं कि भारत में कुछ प्रभाव पड़े। यार जाहिर सी बात है कि अगर ईरानी हमारे इंडिया में आक्रमण करने आए तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ होगा उनके यहाँ पे रहने से, या उनके यहाँ पे रहने से कुछ विकास हुआ होगा, या इस तरीके से अन्य कई घटनाएं हुई होंगी जो कि भारतीय इतिहास में आज हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। ठीक है, तो बात करते हैं इसी ईरानी आक्रमण में कि ईरानियों के द्वारा कौन कौन से ऐसे मतलब कार्य किए गए या कृत्य किए गए जो कि भारतीय इतिहास में आज हमेशा के लिए दर्ज है और जिसका अध्ययन आप और हम बाकायदा आज कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में इन्हीं के संदर्भ में। देखते हैं इसी में, यानी मतलब ईरानियों के आने से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। तो सर्वप्रथम यानी जब ईरानी आक्रमण करते हैं यहाँ पे भारत में तो हमारी यार इनकी कुछ कलाएं थी और इनकी कुछ संस्कृति थी जो कि भारत के इतिहास में क्या होती है, दर्ज हो जाती हैं, या भारतीयों के इतिहास के क्रम में इनका प्रभाव यहाँ पे छूट जाता है। एक तरीके से बोले तो क्या बोलते हैं कि एक तरीके से ये बोले कि जो ईरानी थे, ईरानी या भारत में ईरानियों की कला एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। भारत में ईरानियों के कला एवं संस्कृति का मतलब ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ प्रभाव जरूर पड़ता है इंडिया पे इनके आक्रमण से। क्या प्रभाव पड़ता है कि इस समय जब ये भारत पे आक्रमण करते हैं तो इनकी कुछ कलाएं थी और इनकी कुछ संस्कृति थी, वही प्रभाव इन पे पड़ता है। और विशेष रूप से अभी तक हम लोगों ने यार जो भी बंदा होगा अगर शुरू से क्लास मेरी अटेंड कर रहा होगा तो हम लोगों ने क्या किया था कि अभी तक हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कला एवं संस्कृति का अध्ययन नहीं किया था। ये हमारा पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने इन दो शब्दों का प्रयोग कर लिया है, कला एवं संस्कृति का। तो इस तथ्य को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। प्राचीन इतिहास में ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें कला और संस्कृति की बात की गई है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे धीरे करके। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में जब ये विदेशी आक्रमण हमारा समाप्त हो जाता है तो मौर्य काल में सर्वाधिक मौर्य काल से ही या मौर्य साम्राज्य से हमारा सबसे ज्यादा कला और संस्कृति का विकास
मौर्य साम्राज्य में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस तथ्य को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। अब ये देखते हैं ईरानियों की जो कला संस्कृति थी, इसमें यार सर्वप्रथम इनकी कुछ लिपियां थी। क्या थी? इनकी कुछ लिपियां थी। कौन सी लिपि थी? अरमाइक लिपि। ये याद रखना है, जैसे हमारी हिंदी भाषा थी उसकी लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार से ईरानियों की भी एक अपनी भाषा थी और उस भाषा की अपनी एक लिपि थी। उस लिपि का नाम था हमारा अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि के नाम से जानते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ईरानियों के प्रभाव से या ईरानियों का जब नियंत्रण भारत में स्थापित होता है तो ये अरमाइक लिपि इनकी क्या होती है, भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है और इस अरमाइक लिपि के कारण हमारी भारत में एक नई लिपि का जन्म होता है जिसको हम लोग खरोष्ठी लिपि के नाम से जानते हैं। किस लिपि के नाम से? खरोष्ठी लिपि के नाम से जानते हैं। और इससे पहले जो हमारी मतलब एक तरीके से बोले भारत में इससे पहले जो लिपि का प्रयोग होता था ईरानियों के आने से पहले, वो हमारे लिपि का प्रयोग होता था ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारतवासी हमारे करते थे, लेकिन जैसे ही ईरानियों का प्रभाव पड़ता है तो उनकी लिपि थी अरमाइक और इसी अरमाइक लिपि के प्रभाव के कारण भारत में एक नई लिपि का जन्म होता है जिसको हम लोग खरोष्ठी लिपि के नाम से जानते हैं। और इन तीनों लिपियों का, अरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, इन तीनों लिपियों का जो हमको साक्ष्य प्राप्त होता है वो अशोक के शिलालेखों से, अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होता है। अशोक के शिलालेखों से हमको इन तीनों लिपियों की जानकारी प्राप्त होती है। अभी फिलहाल में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आएगा सारी चीजें। तो इन तीनों का अध्ययन किसमें करते हैं? अशोक के शिलालेखों में। और इतना ही नहीं यार, ये जो थोड़ी सी बात इसको भी देखते हैं, ये जो अशोक हैं या ये जो मौर्य साम्राज्य है, नोट करके लिख लेना। नोट पॉइंट में 1 रुपए की नोट डालते हैं, 1 रुपए की नोट डालते हैं। क्या कि यार इसमें ये था कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, इसमें हमारे कुछ प्रमुख शासक होते हैं जिसको हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और एक हमारे नाम आता है बहुत ही प्रसिद्ध नाम सम्राट अशोक का। किसका नाम आता है? सम्राट अशोक का। तो चंद्रगुप्त के द्वारा एक हमारी कला का विकास किया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य भवन के नाम से जानते हैं, ठीक है, या राजप्रसाद के नाम से जानते हैं। एक भव्य राज्य प्रसाद का निर्माण करवाया गया। कहां पे? तो ये पाटलिपुत्र में करवाया गया, पाटलिपुत्र में करवाया गया। और सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक के द्वारा भी कई स्तंभों का निर्माण करवाया गया, इसको भी याद रखना है। और इन स्तंभों में सबसे जो प्रसिद्ध स्तंभ है हमारा, वो हमारा सारनाथ का स्तंभ है, जो कि आज भारत का प्रतीक चिन्ह है हमारा सारनाथ का अशोक स्तंभ। ये हमारा क्या है? सारनाथ का स्तंभ क्या है? ये भारत का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो कलाएं थी ये यार मौर्य साम्राज्य में भी विकसित हुई। और ये जो हमारी कलाएं थी मौर्य साम्राज्य में विकसित तो हुई, किसकी देन थी ये? तो ये सारी जो कलाएं हैं ये सर्वप्रथम, मैंने बात क्या बोली अभी कि ये कला और संस्कृति पहली बार शब्द हम पकड़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में, ठीक है।
तो ये पहली बार अगर ये सब यूज होता है तो ये किसकी देन है? तो ये पूर्णतः हमारी ईरानियों की देन है। ईरानियों के द्वारा ही भारत में कला एवं संस्कृति का विकास हमारे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। और इतना ही नहीं, आगे चल के आर्ट एंड कल्चर वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस दृष्टिकोण से भी हमारा ये कला एवं संस्कृति याद रखनी है प्राचीन इतिहास में। इसकी आप लोग यार एक अलग नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आगे जब पढ़ेंगे वो देखेंगे ही हम। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ मतलब कला एवं संस्कृति जो कि ईरानियों के द्वारा ये भारत में क्या हुई, विकसित हुई। और ईरानी इन सारी कलाओं से बड़े ही बेहतरीन तरीके से पारंगत प्राप्त की थी उन्होंने इन कला एवं संस्कृति में। ठीक है, तो धीरे धीरे इसी तरीके से भारत में भी इन सारी कला एवं संस्कृति का विकास देखने के लिए मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जब हमारे ये ईरानी जो है भारत में आते हैं तो इनके साथ में भारत के जो हमारे राजा थे उनका व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है। उनका व्यवहार क्या बदलता है, उनके साथ में जो संबंध है, तो कुछ राजाओं के साथ में ईरानियों के संबंध अच्छे हो जाते हैं और कुछ राजाओं के साथ में ईरानियों के संबंध हमारे खराब होते हैं। तो जिसके समय में ईरानियों के संबंध अच्छे हुए, उन्होंने उनके साथ में संबंध अच्छे बनाए, तो क्या हुआ, आर्थिक मतलब विकास हुआ, भारत का आर्थिक विकास हुआ। और भारत के साथ साथ में हमारे ईरान का भी आर्थिक विकास देखने के लिए मिल जाता है। आर्थिक विकास से तात्पर्य मेरा ये है कि आर्थिक विकास के कारण ये मतलब भारत का जो व्यापार वाला एरिया था, भारत का व्यापार ईरानियों के साथ में, ईरानियों के साथ में, और ईरानियों का व्यापार भारत के साथ में बड़े बेहतरीन रूप से या सुचारू रूप से चलने लगता है। तो भारत की भी जो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था थी वो धीरे धीरे बदल रही थी और ईरान की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी धीरे धीरे बदल रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे चेंजमेंट हमारे मतलब ईरानियों के संदर्भ में देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर वो चाहे किसी भी शासक के तौर पे हो या किसी भी शासन काल के तौर पे हो। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा ईरानी आक्रमण। क्या था, ईरानियों के द्वारा जो भी हमारे आक्रमण किए गए भारत पर वो ये सारा सिस्टम हमारा उसमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके पश्चात में हम जो क्लास अटेंड करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनानियों का आक्रमण, यानी उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास में ही, इसी के मतलब नेक्स्ट पार्ट की ओर, यानी यूनानी आक्रमण में। तब तक के लिए जय हिंद।